जय हिंद दोस्तों। कोविड 19 के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते हैं, कैसे एक वायरस ने हम सब की जिंदगी को बदल कर रख दिया। वायरस से हुए नुकसान से हम अभी भी उभर नहीं पाए हैं। जब हम आज कोविड 19 के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक भयंकर सोच आती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इतिहास में दो ऐसी खौफनाक बीमारियों के बारे में बताएंगे जो बेहद भयानक थीं। ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू। ये दो बीमारियां एक ऐसी कहानी बताती हैं जिसमें दुनिया की जनसंख्या को इससे कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं थी। तो बिना टाइम गवाए चलिए जानते हैं। ब्लैक डेथ एक भयानक महामारी थी जो 14वीं सदी में यूरोप में फैली थी। यह एक बहुत ही संक्रामक बीमारी थी जो एक बैक्टीरिया यानी यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होती थी। इसमें शरीर के अंगों में सूजन और दर्द के साथ साथ बुखार और श्वसन तंत्र के विफलता जैसे लक्षण भी होते थे। इस बीमारी से लगभग 75% लोग मर गए थे। यह बीमारी रेगिस्तानों से भी जुड़ी हुई थी, जहां यूं तो जानवरों और लोगों के बीच बीमारी का बहुत जल्द से फैलना शुरू होता है और उसे कम देर में नियंत्रित भी कर दिया जाता है। लेकिन ब्लैक डेथ के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जब ये बीमारी प्रथम बार 1347 में ईरान से लॉर्डों के एक जहाज में इंग्लैंड पहुंची तो यह वहां के तटों से शुरू हुई। इस बीमारी के वायरस को बैक्टीरिया यानी यर्सीनिया पेस्टिस फैलाता था, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बदल जाते थे। ब्लैक डेथ एक बहुत ही संक्रामक बीमारी थी और यह एक से अधिक तरीकों से फैलती थी। ब्लैक डेथ का प्रमुख कारण यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया होती है। यह बैक्टीरिया कई प्रकार के जीवों जैसे कि छोटे नकली तंतुओं, छोटे स्तनधारियों, चूहों और बिल्लियों में पाई जाती है। जब किसी इंसान को इस बैक्टीरिया से संक्रमित चूहा या बिल्ली से कटाई होती है तो वह बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है। संक्रमित वस्तुओं जैसे कि कपड़े, बाल, कुछ खाद्य पदार्थ और जुर्वा में भी बैक्टीरिया हो सकता था। जब लोग इन संक्रमित वस्तुओं से संपर्क में आते थे तो उन्हें भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता था। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के बीच भी बैक्टीरिया फैल सकता था। इस प्रकार के संक्रमण में संक्रमित व्यक्ति की नाक मुंह से फैलते कीटाणुओं के कारण संक्रमण होता था। इसके लक्षणों में उच्च बुखार और शीघ्र तापमान बढ़ना, थकान और कमजोरी महसूस होना, श्वसन में कठिनाई या असामान्यता, दर्द या स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, चक्कर या सिर दर्द, उच्च तापमान और पेट में दर्द थे। ये लक्षण अधिकतर लोगों में 2 से 4 दिनों के भीतर शुरू होते थे। जब ये लक्षण दिखाई देते तो उस समय तक यह बीमारी अपने शिखर पर पहुंच चुकी होती थी और इसके कारण अधिकतर लोगों की मौत होती थी। ब्लैक डेथ दुनिया में इतिहास की सबसे भयानक महामारी में से एक है। इसने 14वीं सदी में यूरोप में करोड़ों लोगों की मौत की थी। यह इतनी तीव्र थी कि एक समय ऐसा लगा कि पूरी मानव जाति नष्ट होने वाली है। इसके फैलाव से जुड़ी रोगी राशियों की खामियों के कारण लोगों का परिचय ही नहीं लिया जा सकता था। जनसंख्या के इस रूप के संख्यात्मक क्षतिग्रस्ती के अलावा यह महामारी समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धर्म को भी अस्थिर कर देती थी। इसका इतिहास दुनिया के सभी कोनों में डरावना है और यह अनुभव करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकता है कि वह कैसे अपने दोस्तों और परिवार को खोने से बचने के लिए जूझ रहे थे। 1918 के डाउनफॉल में यूरोप में महायुद्ध समाप्त हो रहा था और शांति क्षितिज पर थी। अमेरिकी लड़ाई में शामिल हो गए थे। मित्र राष्ट्रों को जर्मनों के खिलाफ जीत के करीब ला दिया था। खाइयों के भीतर ये लोग जीवन की कुछ सबसे क्रूर परिस्थितियों से गुजरे। ऐसा लगता था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। फिर दुनिया भर में जेबों में कुछ ऐसा फूटा जो आम सर्दी के समान लग रहा था। हालांकि उस मौसम का इन्फ्लुएंजा ठंड से कहीं अधिक था।
2 वर्षों में जब इस संकट ने पृथ्वी को तहस नहस कर दिया तो दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा संक्रमित हो गया था। फ्लू 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों के लिए सबसे घातक था। रुग्णता का यह पैटर्न इन्फ्लुएंजा के लिए असामान्य था, जो आमतौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों का हत्यारा होता है। इसने सभी अमेरिकियों के 28% को संक्रमित किया। महामारी के दौरान इन्फ्लुएंजा से अनुमानित 6,75,000 अमेरिकी मारे गए, विश्व युद्ध की तुलना में 10 गुना अधिक। यूरोप में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों में से आधे इन्फ्लुएंजा वायरस के शिकार हुए और दुश्मन के नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जुटाए गए अनुमानित 43,000 सैनिकों की इन्फ्लुएंजा से मृत्यु हो गई। 1918 पीड़ा और मृत्यु और फिर भी शांति के अविस्मरणीय वर्ष के रूप में जाना जाएगा। इस इन्फ्लुएंजा संस्करण की उत्पत्ति ठीक ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह इन्फ्लुएंजा वायरस की एक दुर्लभ जेनेटिक बदलाव में चीन में उत्पन्न हुआ था। इसकी सतह के प्रोटीन के पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन ने लगभग हर किसी के लिए एक नया वायरस बनाया और इम्यूनिटी का नुकसान हुआ। हाल ही में एक मृत सैनिक के टिश्यू से वायरस का पुनर्निर्माण किया गया है और अब जेनेटिक रूप से इसकी विशेषता बताई जा रही है। स्पेनिश फ्लू का नाम स्पेन में प्रारंभिक पीड़ा और बड़ी मृत्यु दर से आया था, जहां इसने कथित तौर पर मई में 8 मिलियन लोगों की जान ली थी। हालांकि इन्फ्लुएंजा की पहली लहर 1918 के वसंत में कंसास में और पूरे अमेरिका में सैन्य शिविरों में दिखाई दी। कुछ लोगों ने युद्ध के बीच में महामारी देखी। विल्सन ने अभी अपना 14 सूत्री संबोधन दिया था। सैन्य शिविरों में मार्च और अप्रैल में महामारी के लिए वस्तुतः कोई प्रतिक्रिया या स्वीकृति नहीं थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि सर्दियों में वायरल इन्फ्लुएंजा तनाव के सामान्य पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस की तैयारी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। कार्रवाई की कमी की बाद में आलोचना की गई, जब 1918 की सर्दियों में महामारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रशिक्षण शिविरों में ये पहली महामारियां इस बात का संकेत थीं कि 1918 के पतन और सर्दियों में पूरी दुनिया में क्या अधिक परिमाण में आ रहा था। अंत में हम समझ सकते हैं कि इन महामारियों से हमें क्या सीखना चाहिए। यह सबक हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संज्ञानशील होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा को भी महत्व देना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हम एक अधिक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बना सकें। हम सभी को इस जंग के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो अपना प्यार देना न भूलें।